लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य की बात हो रही है अभय दुबे, उसमें जैसा अभी दिमाग जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव तो हो गए और नतीजे ऐसे आए कि एनडीए 3.0 आया, मोदी 3.0 सरकार हम इसे दरअसल कह नहीं सकते, लेकिन अब उसे दिखाने की कोशिश भी हो रही है। पर ये महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव, अब क्या उनके लिए भी कुछ पेशबंदी हो रही है और ये कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे सत्ता पक्ष या विपक्ष की मजबूती स्ट्रोक कमजोरी की जब हम बात करते हैं? देखिए, अगर 3 विधानसभाओं के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने हैं और ये देश को दिखाना है कि उसने रिकवरी की है, लोकसभा की पराजय के बाद लोकसभा में सीटें घटी, उसके मुकाबले उसने भरपाई की है, तो उसे अपने पक्ष में एक माहौल बनाना होगा। देखिए, माहौल इस वक्त भाजपा की सीटें बहुत ज्यादा कम नहीं हुई हैं, केवल 32 सीटें ही बहुमत से कम हुई हैं, लेकिन माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। ये एक असमस्या। इस माहौल को पक्ष में बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मोर्चे के ऊपर कुछ विशेष प्रयास करने होंगे, जो वो करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है, बावजूद इसके वो अंदर से घिरी हुई है। आप देखिए, भारतीय मजदूर संघ है, पिछले 10 साल में भारतीय मजदूर संघ ने भाजपा के सामने, मोदी सरकार के सामने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन जैसे ही उनका बहुमत कम हुआ और वो गठजोड़ सरकार चलाने की स्थिति में आए, भारतीय मजदूर संघ ने अपना मांग पत्र निर्मला सीतारमण और कई वरिष्ठ मंत्रियों के सामने पेश कर दिया। और ये मांग पत्र क्या है? ये मांग पत्र वही है जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, रूरल इकोनॉमी जो है उसको ऐसे कदम उठाओ जिससे वो करवट ले, रूरल इकोनॉमी करवट ले, और केंद्र सरकार में 20 लाख जो नौकरियां हैं उन नौकरियों को तुरंत भरो। इस तरह मांगों का एक पूरा मांग पत्र जो है, अब जो बीएमएस के जो जनरल सेक्रेटरी है रविंद्र हिमते, उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को बताया है कि हमने निर्मला सीतारमण और वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी बात कही है और उन्हें पूरा लिख के भी भेजा है और मुंह जबानी भी उनसे कहा है कि आप ये कीजिए। तो एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये दबाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ जैसा अभी दिव्यांग ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छी तरह बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या दबाव डाला है। नीतीश कुमार ये प्रस्ताव पास कर चुके हैं, नीतीश कुमार, और कि हमें विशेष पैकेज चाहिए। तो भले ही मोदी सरकार, भले ही एनडीए सरकार पूरा उनकी बात ना माने, कुछ तो बात माननी पड़ेगी। ये तो हो नहीं सकता कि आप उनकी एक भी बात नहीं माने। तो आपकी नहीं, अग्निवीर अपने आप में एक बड़ी समस्या, गले की फांस बनती दिखाई दे रही है ये योजना। देखिए, 1 करोड़ दिया गया, नहीं दिया गया, उस पर खूब राजनीति हो रही है, सुर्खियां उसने बहुत बटोरी हैं। पर अग्निवीर योजना की समीक्षा होगी, पेंशन दिया जाएगा या नहीं, और उसके लिए पैसे का प्रावधान भी करना होगा। यह भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है, युवाओं से बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या है। बिल्कुल। आप देखिए, सारी समस्या अगर आप 2 शब्दों को लें, महंगाई और बेरोजगारी, योजनाओं के नाम अलग हैं। अब जैसे मनरेगा है, अब बीएमएस मांग कर रहा है कि मनरेगा में आप निवेश बढ़ाएं। ये वही मनरेगा है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया था कि मैं इसका ढोल मजीरे लेकर प्रचार करता रहूंगा, इसको मैं पनपने नहीं दूंगा, इसको मनरेगा को। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। फिर अर्थशास्त्री लोग लगातार अखबारों में लिख रहे हैं, वो अर्थशास्त्री लिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया मुख्य सलाहकार रह चुके हैं, अरविंद सुब्रमण्यम। उन्होंने लिखा है कि एक या जो नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, जिसके सदर हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने तो अर्बन मनरेगा, शहरी मनरेगा की भी वकालत की थी। मैं 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। देखिए, सभी लोग एनडीए सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि नई राजनीतिक परिस्थिति में और 2024 के लोकसभा चुनावों की परिणामों की रोशनी में ये अपनी पूरी नीतियों को रिकैलिब्रेट करेंगे। अब देखना यह है कि यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही चाहता है। आप देखिए, बीएमएस ने जो बातें कही हैं वो उनसे अलग नहीं है। दत्तात्रेय होश बोले 1.5 साल पहले बोले थे, उनसे अलग नहीं है बातें, ये लगभग वही बातें हैं। और जो आरएसएस बोल रहा था, विपक्ष ने उसी से मिलते जुलते मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है और भाजपा का बहुमत घटा दिया है। तो इनके सामने अपने पूरे नीतिगत ढांचे को के पुनर्विन्यास की जरूरत इनके सामने है।
लेकिन ये आचरण ऐसा कर रहे हैं ऐसे कि 4 जून घटित ही नहीं हुआ है। इनका रवैया ऐसा है ऐसे कि 4 जून जब नतीजे आए थे लोकसभा के, वो घटना हुई नहीं है, सब कुछ पहले ही ऐसा चलता रहेगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो सत्ता पक्ष विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? महीना भर हो गया अब है, सत्ता पक्ष विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? एजेंडा अभी कौन सेट करता दिखाई दे रहा है? यहाँ तो विपक्ष सरकार के बाहर भी है और सरकार के अंदर भी है। मैं कह रहा हूं विपक्ष सरकार के बाहर भी है, राहुल गांधी और एनडीए के रूप में और इंडिया के रूप में, और सरकार के भीतर भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के रूप में। देखिए, जब विपक्ष इनके ऊपर संसद में हमला कर रहा था तो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के आप सांसदों को देखिए, वो आराम से बैठे हुए थे, उनको कोई बेचैनी नहीं थी। जब मोदी की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, एक अकेला सब पर भारी के नाम पर महुआ मोइत्रा खिल्ली उड़ा रही थी और राहुल गांधी कह रहे थे ये तो इनको तो सीधे परमात्मा से संवाद होता है। इतनी खिल्ली मोदी के जीवन में कभी नहीं उड़ाई गई जितनी इस सत्र में उड़ाई गई। जम के खिल्ली उड़ाई गई और उनको सुनना पड़ा उसको। और उस वक्त तेलुगु देशम और जनता यूनाइटेड के लोगों में कोई बेचैनी नहीं थी, वो आराम से बैठे हुए। उन्होंने चिराग पासवान के अपवाद को छोड़कर उन्होंने राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया। तो वो लोग सरकार में जरूर हैं, लेकिन वो 10 साल मोदी ने जो किया है वो उसके ठेकेदार नहीं बनना चाहते। पर क्या हम इस बात को क्या हम नहीं अभय, क्या इस बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।